Hello everyone, I once again welcome you all on Lawvita's YouTube channel, and today we will be talking about the Sutherland's differential association theory. ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये थ्योरी हमें क्या बताना चाहती है. सो स्टूडेंट्स, अक्सर एट टाइम्स हम ये चीज़ सोचते हैं कि आखिर लोग जो है वो क्रिमिनल क्यों बनते हैं. क्या वो बाय बर्थ ही क्रिमिनल होते हैं या फिर उनका जो दिमाग है, उनका जो माइंड है, वो कुछ गड़बड़ होता है इसलिए वो किसी सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं. तो इन सारे ही क्वेश्चंस का एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आंसर दिया था एडविन एच सदरलैंड ने अपनी डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी में. पहले लोग क्राइम को बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डिफेक्ट से जोड़ते थे, लेकिन सदरलैंड ने कहा कि नहीं, क्रिमिनल बिहेवियर सीखा जाता है और वो भी सोशल कॉन्टेक्स्ट में सीखा जाता है. उनके हिसाब से लोग क्राइम करने की टेक्निक्स, उसके पीछे के मोटिव्स, एटीट्यूड्स और रेशनलाइजेशंस सब कुछ दूसरों से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, खासकर अपने क्लोज सोशल ग्रुप्स जो है उनसे सीखते हैं. ठीक है. So this is only written in this paragraph that the differential association theory propounded by Edwin H. Sutherland is one of the most influential sociological explanations of criminal behavior. Unlike earlier theories that focused on biological, psychological, or moral defects in individuals, Sutherland argued that criminal behavior is learned in social context. According to him, individuals learn the techniques, motives, attitudes, and rationalizations for committing crimes through interaction with others, especially in intimate social groups. Okay, so this only I have explained you in the beginning. Now we will see that what was the background, yeah, what is the background of this theory. Okay, so Sutherland presented his theory in the early 20th century as a response to the limitations of earlier criminological approaches. He believed that criminal behavior could not be explained by biological determinism or individual pathology alone, but rather by the influence of social relationship and environment. He introduced the theory in his book Principles of Criminology, which he wrote in 1939 and refined in subsequent editions. ठीक है, सो सदरलैंड ने अपनी ये थ्योरी 20th सेंचुरी की शुरुआत में दी थी. उन्होंने देखा कि पहले के क्रिमिनोलॉजिकल अप्रोचेस सिर्फ बायोलॉजिकल या इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स पर फोकस करते थे, जो पूरी पिक्चर नहीं दिखा रहे थे, पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे थे. उनका बिलीफ था कि क्राइम सिर्फ जेनेटिक्स या अकेले इंसान की पैथोलॉजी से नहीं समझाया जा सकता, बल्कि ये सोशल रिलेशनशिप्स और इन्वायरमेंट का असर होता है. उन्होंने इसी पर अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी 1939 में इंट्रोड्यूस किया था और बाद में उसे और रिफाइन भी किया. Now we will see that what are the core principles of this theory. So Sutherland formulated 9 propositions to explain how criminal behavior is learned. The key ideas are, ठीक है, तो सदरलैंड ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए 9 propositions दिए थे, जिनमें से कुछ मेन आइडियाज अब हम देखते हैं कि क्या है वन बाय वन. सो वेरी फर्स्ट वन इज क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्नड, नॉट इनहेरिटेड. No person is born a criminal. Crime is a learned behavior similar to learning any other skill or profession. ठीक है, तो उन्होंने जो सबसे पहला प्रोपोजिशन दिया उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन क्रिमिनल बाय बर्थ ही नहीं होता है, वो पैदा ही क्रिमिनल नहीं होता है. क्राइम करना एक सीखा हुआ या फिर एक लर्नड बिहेवियर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई दूसरी स्किल या प्रोफेशन सीखते हैं, जैसे कि सपोज ड्राइविंग की स्किल सीखना, कुकिंग की स्किल सीखना, डांसिंग एक्सेट्रा, जैसे आप वो सीखते हैं, सिमिलर वे में आप क्राइम करना भी, या जो भी पर्सन क्राइम कमिट कर रहा है वो भी उसको वैसे ही सीखता है. Then, second, the proposition he gave is learning occurs through interaction and communication. People learn criminal behavior through communication with others, primarily through verbal interaction and observation. So, लोग criminal behavior दूसरों से communicate करके सीखते हैं. इसमें mainly verbal interaction और observation जो है वो शामिल होता है. Third is learning takes place within
intimate personal groups. The most significant learning about crime takes place in close knit groups such as family members, peers, और गैंग एसोसिएट्स. सो क्राइम के बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ें हम क्लोज नेट ग्रुप्स का मतलब होता है कि जो हमारे बहुत ही करीबी ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल हो गई, हमारी फैमिली हो गई, या हमारे कोई कलीग्स हैं, बैचमेट्स हैं, ये सारे ग्रुप्स क्लोज नेट ग्रुप्स होते हैं. उनसे हम इस चीज़ को सीखते हैं. और यहीं पर सबसे ज़्यादा जो है इन सारी मतलब इन लोगों का सबसे ज़्यादा असर किसी भी क्रिमिनल पर पड़ता है. Fourth is learning includes techniques and communication. People learn not only how to commit crimes, technical skills, but also why is crime is acceptable, justifications and rationalization. ठीक है, सो लोग सिर्फ ये नहीं सीखते कि क्राइम कैसे करें, यानी कि टेक्निकल स्किल्स, बल्कि ये भी सीखते हैं कि क्राइम करना एक्सेप्टेबल क्यों है, यानी उसके पीछे क्या जस्टिफिकेशंस है, क्या रेशनलाइजेशंस है, ये भी. जैसे उसने मेरे साथ बुरा किया था तो मैंने बदला लिया, ठीक है, या सब ऐसे ही करते हैं, ये वाला बिहेवियर जो होता है वो भी लोग सीखते हैं, इंक्लूडिंग टेक्निक्स एंड रेशनलाइजेशंस, उसको डिफेंड करने के लिए या उसके रिगार्डिंग जस्टिफिकेशन देने के लिए. फिफ्थ इज द डायरेक्शन ऑफ मोटिव्स इज लर्नड फ्रॉम डेफिनेशंस ऑफ द लीगल कोड. People adopt attitudes that are either favorable or unfavorable to law breaking. ठीक है, सो लोग ऐसे एटीट्यूड्स अपनाते हैं जो या तो लॉ ब्रेकिंग के फेवर में होते हैं या फिर उसके अगेंस्ट. ये डेफिनेशंस है जो उन्हें अपने ग्रुप से मिलती है, ठीक है, ऐसा उन्होंने अपने प्रोपोजिशन में कहा. And sixth is a person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law. If a person is exposed to more pro-crime values than anti-crime values, they are more likely to engage in criminal conduct. अगर एक पर्सन को प्रो क्राइम वैल्यूज यानी क्राइम को सही ठहराने वाले जो व्यूज होते हैं एंटी क्राइम वैल्यूज से ज़्यादा मिलते हैं, तो उसके क्रिमिनल कंडक्ट में शामिल होने की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. जितने ज़्यादा आपको क्राइम के लिए पॉजिटिव बातें सुनने को मिलेंगी, उतने ही ज़्यादा वो क्राइम कमिट करने के चांसेस हाई हो जाते हैं. Then next is differential association vary in frequency, duration, priority and intensity. Frequency, how often association occur, duration, how long they last, priority, how early they occur in one's life, intensity, the emotional strength of the association. ठीक है, सो ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि एक पर्सन पर कितना जो है वो असर पड़ेगा या कितना उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. अगर हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी की, तो कितनी बार एसोसिएशन होती है, कितनी बार वो उन लोगों के साथ रहता है, उनसे मिलता है. ड्यूरेशन, कितने समय तक ये एसोसिएशन जो है वो चलती है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ दैट मीटिंग. प्रायोरिटी की, कितनी जल्दी ये एसोसिएशन लाइफ में आती है, ठीक है, वो चाइल्डहुड से बड़े होने तक है या फिर वो अभी अभी आई है. इंटेंसिटी, एसोसिएशन की इमोशनल स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, कितना क्लोज बॉन्ड है उन लोगों के साथ किसी भी पर्सन का, ये सारी चीज़ें डिफरेंशियल एसोसिएशंस में वेरी करती हैं और कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती हैं किसी भी इंसान को क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज करने के लिए. द प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर इज द सेम एज लर्निंग लॉफुल बिहेवियर. देर इज नो स्पेशल लर्निंग प्रोसेस फॉर क्राइम. इट इन्वॉल्व्स द सेम लर्निंग मैकेनिज्म्स एज लर्निंग लॉफुल बिहेवियर्स. तो क्राइम सीखने के लिए कोई स्पेशल लर्निंग प्रोसेस नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही सीखा जाता है जैसे कोई भी अच्छी या लॉफुल चीज़ सीखी जाती है, ठीक है? वही लर्निंग मैकेनिज़्म इन्वॉल्व्ड होता है जो कि उसमें इन्वॉल्व्ड होता है, किसी भी अच्छी या लॉफुल चीज़ को सीखने में सेम चीज़ें इन्वॉल्व्ड होती हैं. देन ऑल्दो क्रिमिनल बिहेवियर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ जनरल नीड्स एंड वैल्यूज़, इट इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दोज़ नीड्स एंड वैल्यूज़. फॉर एग्जाम्पल, both a thief and a hard-working laborer may want money, but only one chooses a criminal path. ठीक है? एक चोर है और एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लेबर है, दोनों को पैसे चाहिए हो सकते हैं, लेकिन या फिर दोनों मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही क्रिमिनल उनमें से जो है, सिर्फ उसमें से एक ही जो है वो क्रिमिनल रास्ता चुनता है, क्राइम का पाथ चुनता है. क्यों? क्योंकि उन्हें अलग अलग ग्रुप से अलग अलग डेफिनेशन सीखी है. सिर्फ ज़रूरत से क्राइम को नहीं समझाया जा सकता, ऐसा जो है एडविन सदरलैंड ने अपनी इस प्रोपोजिशन में कहा. Then application of the theory in criminal law.
So the theory is useful in understanding juvenile delinquency arising from peer influence, gang related crimes where techniques and motivations are learned within the group, white collar crime where unethical behavior is learned in corporate settings, organized crime involving long term socialization in criminal networks. So ये जो थ्योरी है ये हमें क्रिमिनल बिहेवियर को समझने में बहुत हद तक हेल्प करती है। सबसे पहला है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, ठीक है? तो जब जो बच्चे हैं वो अपने पीयर ग्रुप्स का मतलब है जो होता है कि जो उनकी फ्रेंड सर्कल है, उनके इन्फ्लुएंस में आके कोई गलत काम करते हैं, तो ये थ्योरी बहुत रेलेवेंट हो जाती है। जो बच्चे हैं वो अपने फ्रेंड से सीखते हैं कि चोरी कैसे करनी है या फिर कोई और गलत काम कैसे करना है, और हो सकता है कि उनकी जो ग्रुप है, उनकी जो पीयर सर्कल है, उसमें क्राइम को बहुत कूल या फिर नॉर्मल माना जाता है, जो आजकल हम आए दिन केसेस में देखते भी हैं। तो जिससे वो इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये थ्योरी उस चीज़ को समझाने में भी हेल्प करती है। सेकंड इज़ गैंग रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है? किसी भी गिरोह से जो जुड़े क्राइम्स हैं, गैंग से रिलेटेड क्राइम्स हैं, तो यहाँ क्राइम करने की जो टेक्निक्स है, जो मोटिवेशंस है, वो ग्रुप के अंदर ही सीखी जाती हैं। एक गैंग का मेंबर दूसरे मेंबर से सीखता है कि कौन-सा क्राइम कैसे करना है, कहाँ से पैसा आएगा और कैसे पुलिस से बचना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें, और गैंग की अपनी कुछ वैल्यूज़ और रूल्स होते हैं, जो क्रिमिनल बिहेवियर को जो है एक तरह से बढ़ावा देते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है? देन थर्ड इज़ व्हाइट कॉलर क्राइम। सो ये सिर्फ़ स्ट्रीट क्राइम तक ही लिमिटेड नहीं है, ठीक है? ये जो है बड़े-बड़े कॉर्पोरेट सेटिंग्स में भी लोग जो है बहुत तरह का अनएथिकल बिहेवियर सीखते हैं, जैसे और उसे जो है नॉर्मल मान लेते हैं, ठीक है? वहाँ पे भी इसी थ्योरी का एग्जाम्पल है, तो ठीक है, ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, जैसे अगर किसी कंपनी में फ्रॉड करना आम बात हो जाए और सीनियर्स उसे सपोर्ट करें, तो जो एक नया एम्प्लॉय है वो भी वही चीज़ सीखेगा, उन्हीं के साथ कोऑपरेट करेगा, ठीक है? उन्हें लगता है कि यही जो है बिज़नेस करने का तरीका है। एंड द फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सो जब लोग लंबे समय तक क्रिमिनल नेटवर्क्स में रहते हैं, तो वे पूरी तरह से जो है क्रिमिनलाइज्ड हो जाते हैं, उनका माइंडसेट उसी वे में काम करने लगता है। यहाँ क्राइम एक लाइफस्टाइल बन जाता है, ठीक है? लोग सिर्फ क्राइम करना ही नहीं सीखते, बल्कि क्रिमिनल वर्ल्ड के नॉर्म्स, वैल्यूज और बिलीव्स को भी अपना लेते हैं, उनको अपने अंदर इंग्रेन कर लेते हैं, या उनको कह सकते हैं कि इनकलकेट कर लेते हैं। और ये एक डीप लर्निंग प्रोसेस है जो उन्हें पूरी तरह से उस दुनिया का एक पार्ट बना देता है, ठीक है? सो ऑल दीज वर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस थ्योरी इन क्रिमिनल लॉ। नाउ वी विल सी व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस थ्योरी इन द इंडियन लीगल system. So while the Indian Penal Code, now which has been replaced by the Bharatiya Nyaya Sanhita of 2023, does not formally adopt this theory, several sections of the BNS and procedural law under the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 reflect the principle that criminal behavior is influenced by association and social context, ठीक है? सो भले ही इंडियन लॉज ने इस थ्योरी को ऑफिशियली या फिर एक्सप्लिसिटली कहीं पे अडॉप्ट नहीं किया है, लेकिन जो हमारा अब न्यू क्रिमिनल लॉ जो हमारा आया है, दैट इज़ द भारतीय न्याय संहिता, और या फिर हम जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सॉरी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, जो हमारा प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ है, उसमें कई ऐसे प्रोविजंस हैं जो सदरलैंड के इस प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर एसोसिएशंस और सोशल कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये जो क्रिमिनल बिहेवियर एसोसिएशंस है, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट से कैसे इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है? इवन जो हमारे ओल्ड क्रिमिनल लॉज थे, दैट वाज इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860 एंड दिस वन सीआरपीसी ऑफ 1973, ये भी जो है इन सारे प्रोविजंस को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता था, इस प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता था। और जो की प्रोविजंस है इन सारे एक्ट्स में, वो हम देखते हैं। सबसे पहला है सेक्शन 61 ऑफ द बीएनएस, जो कि बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, विच वाज अर्लियर सेक्शन 120 ए ऑफ द इंडियन पीनल कोड। सो ये सेक्शन उन लोगों को पनिश करता है जो एक इलीगल एक्ट करने के लिए आपस में अग्री करते हैं, ठीक है? आपस में उनकी एक कंसेंट फॉर्म होती है, और यहाँ ग्रुप प्लानिंग और इन्फ्लुएंस बहुत सेंट्रल है, जो सदरलैंड के आइडिया को सपोर्ट करता है कि क्राइम इंटरैक्शन से सीखा जाता है। देन सेकेंड इज सेक्शन 187 ऑफ द बीएनएस, विच टॉक्स अबाउट द मेंबरशिप ऑफ अ गैंग, ठीक है? सो ये प्रोविजन उन लोगों को पनिश करता है जो हैबिचुअली क्रिमिनल्स के साथ जुड़े रहते हैं, या किसी गैंग का पार्ट होते हैं। ये रिकग्नाइज करता है कि अगर आप लगातार
क्रिमिनल सर्कल्स में रहेंगे, तो क्रिमिनल बिहेवियर में जो शामिल होने की जो चांसेस है वो कई हद तक बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 35 ऑफ द बीएनएसएस, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विच इज इन्वेस्टिगेशन टूल्स एंड पावर्स। तो आजकल के मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स जैसे कि कॉल रिकॉर्ड्स या फिर सोशल मीडिया इंटरेक्शंस या फिर डिजिटल कम्युनिकेशंस की जांच करना, ठीक है, इससे क्रिमिनल एसोसिएशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, जो सदरलैंड के इस पॉइंट से मैच करता है कि इंटरेक्शन का क्रिमिनल टेंडेंसीज डेवलप करने में काफ़ी बड़ा रोल होता है, ठीक है। सो ऑल दीज वर द रिफ्लेक्शंस ऑफ दिस थ्योरी इन आर criminal laws. Now we will see some judicial recognition in Indian case laws of this theory. So the very first one is the state of Maharashtra versus Muhammad Yaqub, 1980 Supreme Court. So the Honorable Supreme Court observed that conspiracies are often formed through associations and criminal behavior can be the result of shared planning and knowledge among accused individuals. ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व किया था कि कॉन्स्पिरसीज अक्सर एसोसिएशंस के थ्रू बनती है और क्रिमिनल बिहेवियर शेयर्ड प्लानिंग और नॉलेज का रिजल्ट हो सकता है, खासकर अक्यूज्ड इंडिविजुअल्स के बीच, ठीक है, ये चीज हेल्ड हुई। देन द सेकंड केस इज अजय पंडित वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दिस इज द केस ऑफ 2012 ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। So the Bombay High Court considered the influence of group behavior and repeated association with criminal elements establishing guilt under gang related provisions. सो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में ग्रुप बिहेवियर और क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ रिपीटेड एसोसिएशन के इन्फ्लुएंस को कंसिडर किया था, जब गैंग रिलेटेड प्रोविजंस के तहत कोई गिल्ट जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा हो तो, ठीक है। सो दीज वर द टू केसेस व्हिच वर रिलेटेड टू दिस थ्योरी। नाउ वी विल सी व्हाट द critics have said about this theory, or what is the criticism of this theory given by them. So despite its wide acceptance, the theory has some limitations. Number one is it ignores free will and personal choice. Not everyone who is exposed to criminal ideas becomes a criminal, ठीक है। तो मतलब भले ही ये थ्योरी बहुत पॉपुलर है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इसकी कुछ लिमिटेशंस है, जिसमें से सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि ये थ्योरी पर्सन की अपनी मर्जी और पर्सनल चॉइस को कम इम्पोर्टेंस देती है। हर कोई जो क्रिमिनल आइडियाज के कांटेक्ट में आता है वो क्रिमिनल नहीं बनता है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन चोरी कर रहा है तो मे बी वो मजबूरी में भी कर रहा हो, जरूरी नहीं है कि उसका ये इंस्टिंक्ट है चोरी करना या वो क्रिमिनल है, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई मजबूरी उसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है। काफी बार ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आती है जहाँ पे हमें और कोई रास्ता नहीं सूझता है, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट जो है ये थ्योरी इग्नोर कर रही है। सेकेंड इज इट डज नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है। सो हर पर्सन का अपना साइकोलॉजिकल मेकअप होता है, ठीक है, एक उनके माइंड का डेवलपमेंट होता है, और ये थ्योरी इस बात को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करती कि क्यों कुछ लोग एक जैसी एसोसिएशंस में रहकर भी क्रिमिनल नहीं बनते, ठीक है। काफ़ी टाइम ऐसे एग्जांपल्स हमारे सामने आते हैं कि किसी गैंग ने कोई क्राइम कमिट किया बट एक पर्टिकुलर पर्सन ने उस चीज़ में हेल्प नहीं की, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स को वो थ्योरी जो है एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। एंड थर्ड इज कैनॉट एक्सप्लेन it cannot explain a spontaneous or isolated crimes such as crimes of passion or sudden rage, ठीक है। सो ये थ्योरी क्राइम्स ऑफ पैशन मतलब कि गुस्से में आके किया गया इंस्टेंट कोई भी ऐसा क्राइम, ठीक है, या ऐसे क्राइम्स जो बिना किसी पहले की एसोसिएशन से हुए हो, अचानक हो जाते हो, ठीक है, ऐसे क्राइम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, वहाँ पे ये फेल हो जाती है। And it gives little attention to structural factors such as poverty, unemployment और systematic inequality, ठीक है। तो ये थ्योरी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी जैसे बड़े सोशल या स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को कम इम्पोर्टेंस देती है, जो क्राइम के काफ़ी मेजर रीजंस में से एक होते हैं, ठीक है। देन which we have what we have is ki conclusion. So Sutherland's theory shows that crime is learned through social interaction, ठीक है। तो
क्राइम जो है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू लर्न किया जाता है। सदरलैंड ने ऐसा कहा था कि जैसे कोई भी स्किल या प्रोफेशन हम सीखते हैं धीरे-धीरे, वैसे ही हम क्राइम करना भी सीखते हैं, ठीक है? कोई एक पर्सन जो है वो क्राइम करना भी सीखता है। In India, its ideas reflect in laws on conspiracy and gangs under BNS and BNS's investigation. ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इस चीज़ का, इस थ्योरी का रिफ्लेक्शन हमारे इंडियन क्रिमिनल लॉज में भी देखने को मिलता है अंडर वेरियस सेक्शंस among them with one is section 61 which talks about the criminal conspiracy of BNS और it helps understand why crimes happen aiding legal practice and reforms ठीक है और ये थ्योरी ये समझने में मदद करती है कि आखिर क्यों एक पर्सन जो है वो क्राइम कमिट करता है और एज वेल एज कि उसके अगेंस्ट हमें या उसके रिफॉर्म के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या लीगल प्रैक्टिस जो है वो हमें लेनी चाहिए उसके अगेंस्ट में, ये सारी चीज़ें ये थ्योरी हमें सजेस्ट करता है, ठीक है। So this was all for today's lecture. I believe that you have learned the concept or you have understood the concept of this differential association theory of Edwin Sutherland. ठीक है? And if you have any doubts or suggestions, please leave it in the comment section. I would be happy to address those. And see you in the next lecture. Till then, thank you and bye bye.